कवरेज जारी है। एक तरफ संसद में शीतकालीन सत्र में विपक्ष सरकार की मुश्किलें खड़ी करना चाहता है, सरकार को अडानी के मुद्दे पर, संबल के मुद्दे पर घेरना चाहता है, लेकिन इन सब के बीच इंडिया अलायंस की एकता, इंडिया अलायंस में जो एकता है उसकी कलई खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे पर सदन के बाहर प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट से दूरी बनाई टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने। आपको जानकारी दे दें कि कल टीएमसी के सांसद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में भी नहीं पहुंचे थे और आज प्रोटेस्ट से भी दूरी समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने बनाई है। इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हुए, लेकिन ममता की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी का एक भी सांसद नहीं पहुंचा। लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई तो यहां भी विपक्ष में जो मतभेद था वो साफ दिखाई पड़ा। कांग्रेस के सांसदों ने अडानी मुद्दे पर हंगामे के बाद लोकसभा से वॉकआउट कर दिया, लेकिन यहां भी कांग्रेस अलग थलग पड़ती हुई नजर आई। कल लोकसभा स्पीकर के साथ बैठक में सहमति बनी थी कि आज से संसद में चर्चा शुरू होगी। कांग्रेस ने भी शांतिपूर्वक चर्चा करने का भरोसा दिया था, लेकिन आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नजारा बदला सा नजर आने लगा। कांग्रेस ने वही पुरानी रट, अडानी के मुद्दे पर जेपीसी का गठन हो, अडानी की गिरफ्तारी हो, अडानी को सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, ये तमाम जो बातें हैं वो कांग्रेस की तरफ से आज भी उठाई गई। लेकिन इस दौरान जो पटाक्षेप हुआ वो हुआ इंडिया अलायंस की एकता का। इंडिया अलायंस में कौन सा दल किसके साथ है, कितनी एकता बची है, या इंडिया अलायंस कितना संगठित है, अगर ये आपको समझना है तो आज संसद भवन से आई इन तस्वीरों को आपको जरूर देखना चाहिए, जिसमें राहुल गांधी तो आपको नजर आ रहे होंगे, प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही होंगी, कांग्रेस के तमाम नेता नजर आ रहे होंगे, लेकिन दो बड़े दल देखिए, नंबर 2 और नंबर 3 की जो पार्टी है यानी कि समाजवादी पार्टी और टीएमसी, ये दोनों ही इस प्रदर्शन से अलग थलग नजर आए। यानी इस प्रदर्शन में कांग्रेस को उन दोनों दलों का समर्थन नहीं मिला। मेरे साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र पाराशर इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, इसे महज संयोग समझा जाए या वाकई में अखिलेश यादव और टीएमसी मिलकर कोई प्रयोग कर रहे हैं जो इस मुद्दे से या इस प्रोटेस्ट से इन दोनों ही दलों ने दूरी बनाई है? और टीएमसी के संदर्भ में पहले बात करें प्राची, तो निश्चित तौर पे वो प्रयोग ही है। और टीएमसी ने बैठक के दरमियान भी, जब आपको ध्यान होगा कि पिछली बैठक से गैरहाजिर रही थी, टीएमसी का सीधे ये कहना है कि किसी एक इशू को लेके जो कि कांग्रेस पार्टी अडानी के मुद्दे पे करना चाह रही है, पार्लियामेंट को इस तरह से व्यवधान उसमें डालती है, उस बात से टीएमसी सहमत नहीं है। और टीएमसी के लिए इशूज़ कई सारे हैं और उन सारे मुद्दे पर बात होनी चाहिए। जाहिर तौर पे ये मुद्दों की बात कही जा रही है, लेकिन इशारों के तौर पे आप समझा जा सकता है कि अगर अडानी वेस्ट बंगाल में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे ममता बनर्जी के साथ, उनकी सरकार के साथ एमओयू हुआ था, और टीएमसी कभी भी अडानी को लेकर उस प्रकार से मुखर नहीं रहती, क्योंकि उसको पता है कि अगर राज्य का डेवलपमेंट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उस कंडीशन में वो इस प्रकार की पॉलिटिक्स में कांग्रेस के साथ शिरकत नहीं करना चाहती। और आज के प्रोटेस्ट से गैरहाजिरी उसको सीधे उसी रूप में देखें। समाजवादी पार्टी का इसमें निश्चित तौर पे ये उनके नेताओं के द्वारा अब इंतज़ार है कि क्या वो जानबूझ के इसमें नहीं आए, क्या भी अडानी का मसला है, या फिर वो चाहते हैं कि सिर्फ संबल के मसले को लेके उसको इशू बनाया जाए। ये चीज़ें अभी एकदम से साफ नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे अपोजिशन के अलायंस के हिसाब से देखें तो टीएमसी और सपा की गैरहाजिरी खास तौर पे तब जबकि एक प्लान्ड प्रोटेस्ट आई, इस प्रोटेस्ट के बारे में कल से ही प्लानिंग हो गई थी, उससे गैरहाजिर रहना और अलायंस के एकता को लेकर, अलायंस की यूनिटी को लेके, मुद्दों पर अलायंस की यूनिटी को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है। प्राची, बिल्कुल, अभी तो ऐसा समझ में आ रहा है देवेंद्र के इंडिया अलायंस में अपने अपने मुद्दे, अपनी अपनी ढफली, यानी अपना अपना राग, अपनी अपनी ढफली बजाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत हाल में संभल के मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। और आज की तस्वीर देखकर तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अडानी से ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी जोर दे रही है तो वो संभल का मुद्दा है, क्योंकि आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, समाजवादी पार्टी के जो रुख थे, जो तेवर थे, वो संभल मुद्दे पर ज्यादा तीखे नजर आए। अडानी वाले प्रोटेस्ट से दूरी जरूर बना ली, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने संभल हिंसा का मुद्दा उठाया। रामगोपाल ने संभल में हुई हिंसा का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर की सुबह बड़ी संख्या में पुलिस जामा मस्जिद में पहुंची, इससे लोगों को जामा मस्जिद में तोड़फोड़ का शक हुआ। रामगोपाल यादव ने ये भी कहा कि एसडीएम ने मस्जिद में पानी का टैंक खोलने का आदेश दिया, जिसके बाद हिंसा शुरू हो गई थी।
नवंबर को एक वकील साहब ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ संभल में एक एप्लीकेशन दी। 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और शांतिमय तरीके से हो गया। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और एसडीएम ने वहां। देखिए, सदन में तो इंडिया अलायंस की एकता तार तार हो रही है और कितनी यूनिटी इंडिया अलायंस में है वो आप सदन की कार्यवाही के दौरान देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा टेस्ट विपक्ष का महाराष्ट्र में हुआ, जिसमें फेल होने के बाद ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है। महायुति को प्रचंड बहुमत महाराष्ट्र में मिला। सवाल यही खड़ा हुआ कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 10 दिन नतीजों को आए बीत चुके हैं। 10 दिन बाद भी तय नहीं हो पाया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो अब इस राज से पर्दा उठने वाला है, सस्पेंस अब खत्म होने जा रहा है। अब करीब करीब महाराष्ट्र की जो सियासी पिक्चर है वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है। कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा, सीएम कौन होगा, क्या गृह मंत्रालय पर कॉम्प्रोमाइज भारतीय जनता पार्टी करेगी या शिंदे को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा, ये सब कुछ तय होने जा रहा है। 5 दिसंबर को नई सरकार के गठन का समय मिल ही चुका है। उससे पहले पर्यवेक्षकों का ऐलान हो चुका है और आज का दिन भी महाराष्ट्र के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। आपको जानकारी दे दें कि नए सीएम के नाम का ऐलान जो है वो कभी भी हो सकता है। नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे ये तो लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को क्या क्या मिलने जा रहा है, सस्पेंस से अभी पर्दा उठेगा। महायुति के अंदर किन मंत्रालय को लेकर सहमति बनी और किस पर अभी बात अटकी हुई है। लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देती हूं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीएम के नाम के ऐलान से पहले आज मुंबई में महायुति की अहम बैठक होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये मीटिंग दोपहर 3 बजे एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास वर्षा पर होगी। शिंदे के आवास पर होने वाली मीटिंग में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे, तो वहीं अजीत पवार भी मीटिंग में शामिल होने की उनकी संभावना है। हालांकि अजीत पवार अभी दिल्ली में हैं और वो कभी भी मुंबई के लिए रवाना हो सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मच अवेटेड बैठक है। इस बैठक को लेकर कई बार कोशिशें की गई, लेकिन कभी कार्यकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब होना, कभी उनका गांव में चले जाना, कभी नॉट रीचेबल होना, ये सब कुछ अटकलें लगाई गई। लेकिन आज ये बैठक होने जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर भी से इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, ये जो बैठक आज होगी इससे क्या ये माना जाए कि जितनी संभावनाएं हैं या जितने शक हैं, जितने किंतु परंतु हैं, आज सब कुछ महायुति की इस बैठक में सुलझा लिया जाएगा? सब सवालों के जवाब आज इस बैठक के बाद मिल जाएंगे। मैं आपको रोक रही हूं समीर, सीधा पहले लोकसभा की कार्रवाई की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ
19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते आप थे। तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जर रमन सिंह जी 2 मिनट बोल रहे हैं, आप 1 मिनट बोल रहे हैं। हो गया विषय आपका अखिलेश जी विषय हो गया आपका। अखिलेश जी विषय हो गया। अखिलेश जी आपका विषय हो चुका है, प्लीज। आप जल्दी आप बोलना चाहते हैं, प्लीज। चलिए, हो गया उनका विषय, उन्होंने पूरा विषय रख दिया। उज्जवल निगम जी, हो गया आपका विषय, आपने सारी मांग रख दी। माननीय अध्यक्ष जी, संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए।
संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए और जो लोग अधिकारी दोषी हैं उनको आप कंक्लूड कर दें। ये दिल्ली ये अध्यक्ष महोदय इसलिए जरूरी है। अध्यक्ष महोदय बताइए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, चुनाव हो गया, चुनाव में जो बेईमानी की है सरकार, जो चुनाव में बेईमानी मनीष जायसवाल प्लीज। मनीष जायसवाल, आपके माध्यम से सदन का ध्यान झारखंड में वर्तमान में उत्पन्न अत्यंत गंभीर मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आलू गरीबों का खाना है और ये पौष्टिक संतुलन में बड़ा मदद करता है। पिछले दिनों वेस्ट बंगाल की संभल मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा, पूरी तरीके से शासन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। मंशा सरकार की ठीक नहीं है, ये सब कुछ अखिलेश यादव ने कहा। लेकिन देवेंद्र अखिलेश यादव ने जो नकाबपोश पत्थरबाज थे उनके लिए जो कुछ कहा वो जरूर गंभीर बात है। वो कह रहे हैं चंद लोग आ गए थे, जो इतनी संख्या में भीड़ हमें तस्वीरों में नजर आई, जिनके चेहरों पर नकाब थे, हाथों में पत्थर थे, उनके लिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चंद लोग पत्थर मारने के लिए आ गए, लेकिन पुलिस ने क्या बर्बरता की, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। या बिल्कुल प्राची, और ये सिर्फ पॉलिटिक्स के अनुसार ही है, क्योंकि इस तरह से किसी को भी समझ में आएगा कि इस तरह का वायलेंस, इतनी पत्थरबाजी, ये सब एक सुनियोजित साजिश थी, जैसा कि पुलिस के FIR में भी है। और इतने सारे लोगों का आना, इस तरीके से आना, बावजूद इसके अखिलेश यादव जैसा कि शुरू में संभल घटना के पहले दिन से ही यूपी प्रशासन के, यूपी के पुलिस प्रशासन को टारगेट करने की कोशिश करते रहते हैं। आज लोकसभा में भी उन्होंने यही काम किया। और आज जब प्रोटेस्ट जब अपोजिशन का हो रहा था तो वहाँ भी सपा के एक सांसद मौजूद थे जो कि अडानी के बजाय वो संभल के ही नारे लगा रहे थे। तो समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के हिसाब से अखिलेश यादव जो लकीर खींचना चाहते हैं संभल के मुद्दे पर भी वही काम कर रहे हैं। वो प्राची बिल्कुल, देखिए संभल पर सियासत लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि अपने वोट बैंक को एक संदेश दिया जाए, संभल में जो उसका वोट बैंक है उसे समझाने की कोशिश की जाए और ये बताया जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से कि किसी भी सूरत हाल में हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच पुलिस प्रशासन जो कुछ कह रहा है, सरकार जो कुछ कह रही है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो FIR में तथ्य दर्ज किए गए हैं, उन सब पर अखिलेश यादव का भरोसा नहीं है। ये अखिलेश यादव ने आज सदन के अंदर साफ कर दिया है। साथ देवेंद्र अखिलेश यादव ये भी साफ कर रहे हैं कि हम क्यों बार बार कहते हैं कि ये सरकार संविधान के खिलाफ चलती है या संविधान खतरे में है इस सरकार के अंदर, क्योंकि ये सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं मानती है, उसके विरुद्ध जाकर सर्वे करवाए जाते हैं, जबकि ये मामला कोर्ट से आया हुआ है, कोर्ट से आदेश मिले हैं सर्वे के। जी हाँ, बिल्कुल प्राची, और जैसा कि हम लोग ये बात करते रहे पहले भी कि अपोजिशन के जो प्रमुख नैरेटिव हैं उनमें से एक नैरेटिव ये भी है बीजेपी के खिलाफ और संविधान को लेकर जो नैरेटिव किया जाता है। कल दिलचस्पी वाली बात ये रही, लोकसभा अध्यक्ष के साथ जो बैठक हुई थी उसमें संविधान को लेकर जो चर्चा हुई है वो चर्चा की जो तारीख मुकर्रर हुई है उस मामले पे कम से कम गतिरोध खत्म हो गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये चर्चाएं होंगी और 13 और 14 दिसंबर को। और उसके बाद तो कुल मिलाकर संभल के मामले के सारे दोनों ही पक्षों को देखें तो अपने अपने नैरेटिव को सेट करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। और पार्लियामेंट से बेहतर जगह कि अगर पार्लियामेंट सेशन चल रहा हो तो ऐसे राजनीतिक दलों के लिए जो कि इस नैरेटिव को और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, अपना नैरेटिव, अपनी लाइन लेंथ समाजवादी पार्टी तय कर रही है तो बीजेपी भी अपनी लाइन लेंथ तय कर रही है। लेकिन संभल का ये मुद्दा समाजवादी पार्टी इस पर लीड लेना चाहती है और इसलिए आज अडानी के मसले पर कम, संभल के मुद्दे पर ज्यादा समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो मुखर नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव को तो आपने सुन ही लिया, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, बड़ी खबर यही है आज की कि महाराष्ट्र में जो महायुति की बैठक एक पेंडिंग पड़ी थी वो महायुति की बैठक आज होने वाली है और ये बैठक होगी कार्यकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास वर्षा पर, जहां पर तीनों ही दलों के नेता बैठेंगे। हालांकि अजीत पवार अभी दिल्ली में हैं, वो मुंबई थोड़ी ही देर में या किसी भी वक्त रवाना हो सकते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में जितने भी गतिरोध थे, जितने भी शक थे, वो सारे शकों को दूर किया जाएगा और मंत्रालयों पर भी चर्चा इस बैठक में की जा सकती है। एक बार फिर समीर आपके पास आ रही हूँ।
सवाल यही है कि आज की इस बैठक के बाद क्या ये तय माना जाए कि जितने भी किंतु परंतु थे या जितने भी शक थे वो आज सब दूर हो जाएंगे, सस्पेंस खत्म हो जाएगा, किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, गृह मंत्रालय पर बात बनेगी या नहीं बनेगी, ये सब कुछ इस बैठक से तय होने जा रहा है। बिल्कुल प्राची, इस बैठक में अहम फैसला हो सकता है। खासकर अभी जो जानकारी हमें मंत्रियों से मिली है वो ये है कि तकरीबन दोपहर 3 बजे के आसपास वर्षा निवास स्थान पर ही एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे और देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच सकते हैं और दोनों के बीच में बैठक हो सकती है। हालांकि ये जो बैठक है, जो गतिरोध हम लगातार देख रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री पद को लेकर और साथ में जो पोर्टफोलियो से गृह मंत्रालय को लेकर जो अब गतिरोध बना हुआ है उसको कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 5 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, 5 बजे होना है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री तौर पर एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे और गृह मंत्रालय अगर नहीं मिलता है तो उनकी भूमिका क्या होगी, इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति लगभग बनी हुई। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने गुलाबराव पाटिल जो उनके मंत्री हैं उनसे जब बात की तो उन्हें साफ तौर पर सामने कहा है कि गृह मंत्रालय, हमारा आग्रह है उस पर कि हमें गृह मंत्रालय मिलना चाहिए, वो सरकार में एकनाथ शिंदे बने रहे। ये हम सभी नेताओं ने अपने एकनाथ शिंदे को आग्रह किया हुआ है कि वो सरकार में बने रहे। मंत्रालय किसके पाले में जाएगा और बीजेपी कितना कामयाब हो पाती है, देवेंद्र फडणवीस कितना कामयाब हो पाते हैं एकनाथ शिंदे से बातचीत करने में, या क्या मैसेज दिल्ली से जाता है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया देवेंद्र और समीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।